नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्कूली शिक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए स्टार्स परियोजना को मंजूरी दी। देश में कोरोना से स्वस्थ होने की दर 87% से अधिक। सिनेमा हॉल, थिएटर और मल्टीप्लेक्स आज से आधी क्षमता के साथ खुलेंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जम्मू कश्मीर और लद्दाख में जो जिला सुरंग के निर्माण का शुभारंभ करेंगे। दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में प्रदूषण नियंत्रण के लिए चरणबद्ध कार्य योजना आज से लागू। केंद्र वर्षा प्रभावित तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को हर संभव सहायता उपलब्ध कराएगा। और आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और किंग्स 11 पंजाब के बीच मुकाबला आज। समाचार प्रभात में नवीन सक्सेना के साथ मैं विमलेंदु पांडे। कोविड महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें और हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कल केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले किए गए। मंत्रिमंडल ने राज्यों के लिए शिक्षण, अध्ययन और परिणाम व्यवस्था को मजबूत करने की स्टार्स परियोजना को मंजूरी दी। ये परियोजना विश्व बैंक समर्थित है। स्टार्स परियोजना में शैक्षिक परिणामों में सुधार के लिए राज्यों को शिक्षा संबंधी परियोजना के विकास, कार्यान्वयन, मूल्यांकन और सुधार की व्यवस्था है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि इस परियोजना की कुल लागत 5,718 करोड़ रुपए है। स्टार्स परियोजना को केंद्र द्वारा प्रायोजित नई योजना के रूप में स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के तहत लागू किया जाएगा। इसमें 3700 करोड़ रुपए वर्ल्ड बैंक भारत सरकार को देगा। वो भारत सरकार इस कार्यक्रम में लगाई और अभी ये 6 राज्यों में हिमाचल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल और उड़ीसा में ये वर्ल्ड बैंक असिस्टेड प्रोग्राम चलेगा। ऐसा ही एक प्रोग्राम एडीबी के माध्यम से गुजरात, झारखंड, उत्तराखंड, आसाम और तमिलनाडु इन राज्यों के लिए भी चलेगा। ये 5,800 करोड़ का कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम से बहुत ही शिक्षा में मूलभूत सुधार का रास्ता प्रशस्त होगा। मंत्रिमंडल ने दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए 520 करोड़ रुपए के विशेष पैकेज की भी घोषणा की। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि सरकार का यह फैसला जम्मू कश्मीर और लद्दाख में निर्धारित समय सीमा के भीतर केंद्र की कल्याणकारी योजनाओं में समानता लाने के उद्देश्य से किया गया है। देश के ग्रामीण इलाकों में दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय आजीविका मिशन ये योजना चलती है। स्व सहायता समूह और उसके द्वारा महिलाओं को आजीविका मिले। ग्रामीण कश्मीर, लद्दाख, जम्मू में बसे 2/3 परिवार इस योजना में शामिल होंगे। इसलिए आज 520 करोड़ का एक विशेष पैकेज जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख के लिए दिया है। ये 5 साल के लिए रहेगा। इसका फायदा 10,58,000 महिलाओं को माने परिवारों को होगा। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन केंद्र प्रायोजित कल्याणकारी योजना है, जिसका उद्देश्य देश भर में ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की गरीबी दूर करना है। देश में रिकॉर्ड 9 करोड़ से अधिक कोविड जांच की जा चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अब तक 9 करोड़ 90 हजार से अधिक जांच की महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की गई है। देश में कोविड संक्रमण से मुक्त होने की दर 87.05% हो गई है। अब तक 63 लाख से अधिक लोग संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। इस समय कुल संक्रमित लोगों की संख्या के केवल 11.42% मरीज ही उपचार करा रहे हैं। संक्रमित लोगों की कुल संख्या 72 लाख से अधिक हो गई है। इस समय देश में मृत्यु दर 1.53% है, जो विश्व में सबसे कम मृत्यु दर में से एक है। देश में मृतकों की संख्या 1,10,586 हो गई है। समाजवादी पार्टी नेता मुलायम सिंह यादव की कोविड की जांच पॉजिटिव आई है। पार्टी ने बताया है कि 80 वर्षीय श्री यादव में अभी कोविड के कोई लक्षण नहीं दिख रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने एक ट्वीट करके बताया कि यादव डॉक्टरों की देखरेख में हैं।
दिल्ली में कल 3,324 नए मरीजों में संक्रमण की पुष्टि होने के बाद कुल संक्रमित लोगों की संख्या 3,17,000 से अधिक हो गई है। दिल्ली सरकार ने कहा कि 2,89,000 से अधिक कोरोना मरीज अब तक स्वस्थ हो चुके हैं। कल 2,867 मरीज स्वस्थ हुए और 44 मरीजों की मौत के साथ मृतकों की कुल संख्या 5,898 पहुंच गई। गुजरात में पिछले 24 घंटों में कोविड के 1,075 नए मरीजों की पुष्टि हुई। राज्य में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 88.04% हो गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। गुजरात में अब तक 1,36,541 मरीज कोविड-19 से ठीक हो चुके हैं। कल 1,414 मरीजों के ठीक होने के साथ अस्पतालों से छुट्टी दी गई। राज्य में अब तक कुल 51,65,000 से अधिक लोगों का कोविड-19 के लिए परीक्षण किया जा चुका है। राज्य में सबसे अधिक 252 नए मामले कल सूरत में दर्ज हुए। अहमदाबाद में 182 नए मामले सामने आए। राज्य में इस वक्त 14,959 सक्रिय मामले हैं, जिसमें से 79 मरीज वेंटिलेटर पर है। कल 11 मरीजों की मृत्यु के साथ कोविड-19 से जान गंवाने वाले मरीजों की संख्या 3,598 हो चुकी है। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। तमिलनाडु में कल 5,083 मरीज कोविड संक्रमण से पूरी तरह स्वस्थ हो गए। इसके साथ ही राज्य में सक्रिय कोविड मरीजों की संख्या कम होकर 43,000 से नीचे पहुंच गई है। तमिलनाडु में अब प्रतिदिन कोविड मरीजों की संख्या में कमी आ रही है। स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या नए संक्रमित मरीजों की संख्या से अधिक है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी बुलेटिन में कहा गया है कि कल चेन्नई में 1,130 व्यक्तियों सहित राज्य में कुल 4,462 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। इस संक्रमण से कल 52 मरीजों की मृत्यु हुई। तमिलनाडु में मृत्यु दर में भी लगातार कमी देखी जा रही है। हालांकि परीक्षण अभी भी अपने उच्चतम स्तर पर किए जा रहे हैं। कल 93,000 से अधिक लोगों के परीक्षण किए गए और एक दिन में संक्रमण की दर 4.75% रही। चेन्नई से जयसिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों के अनुसार विश्व भर में कोविड संक्रमित व्यक्तियों की संख्या 3,78,80,000 को पार कर गई है। विश्व बैंक ने कोरोना वायरस वैक्सीन की खरीद और वितरण, कोविड जांच और उपचार में विकासशील देशों की सहायता के लिए $12 अरब मंजूर किए हैं। इसका लक्ष्य 1 अरब लोगों को वैक्सीन उपलब्ध कराने में सहायता पहुंचाना है। देश में आज से सिनेमा हॉल, थिएटर और मल्टीप्लेक्स 50% क्षमता के साथ खुल रहे हैं। नए दिशा निर्देशों के अनुसार सिनेमाघर आने वाले सभी दर्शकों और कर्मचारियों के लिए मास्क के अलावा सुरक्षा से जुड़े अन्य मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा। सिनेमा हॉल, थिएटर और मल्टीप्लेक्स लगभग 8 महीने के अंतराल के बाद संचालन फिर से शुरू करने जा रहे हैं। संचालन शुरू करने के दौरान कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए कुछ नए नियम और प्रतिबंध लगाए गए हैं। सभी आगंतुकों और कर्मचारियों द्वारा कम से कम 6 फीट की पर्याप्त शारीरिक दूरी, फेस मास्क के उपयोग और सांस लेने से संबंधित बातों का कड़ाई से पालन किया जाना जरूरी होगा। सभी प्रवेश द्वार पर थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था होगी और केवल उन्हीं व्यक्तियों को परिसर में प्रवेश की अनुमति होगी जिनमें बीमारी के कोई लक्षण नहीं होंगे। सभी प्रवेश द्वारों और कार्य क्षेत्रों में हाथ को सैनिटाइज करने की भी व्यवस्था होगी। मध्यांतर के दौरान सामान्य क्षेत्रों, लॉबी और वॉशरूम में अधिक भीड़ से बचने के प्रबंध किए जाएंगे। आनंद कुमार के साथ भूपेंद्र सिंह, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। मध्य प्रदेश में नवरात्र के दौरान सभी देवी मंदिर खुले रहेंगे और श्रद्धालु आसानी से मंदिरों में जा सकेंगे। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य के लोगों से अपील की है कि वो यथासंभव घर पर ही पूजा करें और मंदिरों में भीड़ का हिस्सा न बने। हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट। राज्य सरकार ने नवरात्र के दौरान लोगों से अनिवार्य रूप से मास्क पहनने, एक दूसरे के बीच पर्याप्त दूरी बनाए रखने और हाथों को सैनिटाइज करने जैसी सभी सावधानियों का पालन करने का आग्रह किया है। सरकार ने स्पष्ट रूप से निर्देश दिए हैं कि मंदिर का परिसर या हॉल कितना भी बड़ा क्यों न हो, वहां एक समय में 200 से अधिक लोगों का जमावड़ा नहीं होना चाहिए। मंदिर प्रबंधन समितियों और मंदिर प्रशासन को भी यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि मंदिरों में दर्शन के लिए बनाई जाने वाली लाइनों में भक्तों के बीच पर्याप्त दूरी हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि दशहरे के अवसर पर रावण दहन की अनुमति दी जाएगी और रामलीला का मंचन भी होगा, लेकिन कोरोना संक्रमण के मद्देनजर एक दूसरे के बीच पर्याप्त दूरी रखने और मास्क पहनने जैसी सावधानियों का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज जम्मू कश्मीर में जोजिला सुरंग के निर्माण कार्य की शुरुआत करेंगे।
इस सुरंग से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 पर श्रीनगर और लेह के बीच सभी मौसम के अनुकूल संपर्क बनाए रखने में मदद मिलेगी और जम्मू कश्मीर में चौतरफा आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक एकजुटता आएगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि द्रास और करगिल होते हुए श्रीनगर और लेह को जोड़ने वाले जोजिला दर्रे के तहत 3000 मीटर की ऊंचाई पर लगभग 14 किलोमीटर लंबी सुरंग का निर्माण किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा जोजिला सुरंगों के दोनों स्थलों पर औपचारिक विस्फोट से निर्माण कार्य शुरू कराएंगे। यूटी लद्दाख में कारगिल की मीना मार्ग और यूटी जम्मू कश्मीर के गंदरबल जिले में नीलगढ़ सुरंग के पूर्व पोर्टल पर सुरंग कार्य गुरुवार सुबह एक साथ विस्फोट के साथ शुरू होगा। चूंकि पीएम नरेंद्र मोदी ने सुरंग के कामों के लिए 2018 में नींव रखी थी, इसलिए लागत कम करने और काम तेजी से क्रियान्वित करने के लिए सरकार ने सुरंग काम को नए सिर से विचार किया। पीएम द्वारा 2 साल के शिलान्यास के बाद सभी हितधारकों के परामर्श से एक विशेषज्ञ समिति लागत को कम करके एक व्यवहारिक परियोजना के साथ सामने आई है। समिति ने 4,430 करोड़ मूल अनुमान के आधे से नई परियोजना बनाई। मेगा इंजीनियरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को बाल्टाल और मीनामार के बीच 6 साल में लगभग 15 किलोमीटर लंबी और करीब 2.5 साल में 19 किलोमीटर की अप्रोच सड़कों के निर्माण का पूरा करने के लिए ठेका दिया गया है। समारोह के लिए एलएचडीसी कारगिल सीईसी फिरोज अहमद खान और वरिष्ठ अधिकारी कारगिल की तरफ से कार्यक्रम का गवाह बनाएंगे। अनायत अली के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए जोजिला से रमेश चंद्रा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सऊदी अरब प्रेसिडेंसी के अंतर्गत G20 देशों के वित्त मंत्रियों और प्रमुख बैंकों के गवर्नरों के साथ बैठक में हिस्सा लिया। G20 देशों के मंत्री और गवर्नर वर्ष 2020 के लिए वित्तीय प्राथमिकताओं सहित मौजूदा वैश्विक आर्थिक स्थिति और कोविड महामारी से संबंधित G20 देशों की कार्रवाई के बारे में चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए थे। वित्त मंत्री ने पहले सत्र में कोविड से संबंधित G20 देशों की कार्य योजना के बारे में बताया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि G20 कार्य योजना की ताजा प्रतिबद्धताओं को मौजूदा नीतिगत संदर्भ में तर्कसंगत बनाए रखना होगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने विश्व अर्थव्यवस्था के विकास के बारे में संशोधित अनुमान जारी किए हैं। इनके अनुसार जून में जारी अनुमानों की तुलना में मंदी कम रहेगी। कोष ने पहले विश्व अर्थव्यवस्था में 5.2% मंदी का अनुमान व्यक्त किया था, जिसे ताजा रिपोर्ट में संशोधित करते हुए 4.4% किया गया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुख्य अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ ने चेतावनी दी है कि कोविड-19 महामारी का दुष्प्रभाव दीर्घकालिक, असमान और अनिश्चित रहने की आशंका है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्कूली शिक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए स्टार्स परियोजना को मंजूरी दी। देश में कोरोना से स्वस्थ होने की दर 87% से अधिक। सिनेमा हॉल, थिएटर और मल्टीप्लेक्स आज से आधी क्षमता के साथ खुलेंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जम्मू कश्मीर और लद्दाख में जोजिला सुरंग के निर्माण का शुभारंभ करेंगे। दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में प्रदूषण नियंत्रण के लिए चरणबद्ध कार्य योजना आज से लागू। केंद्र वर्षा प्रभावित तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को हर संभव सहायता उपलब्ध कराएगा। और आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और किंग्स 11 पंजाब के बीच मुकाबला आज। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। केंद्र सरकार ने सर्दियों के मौसम में दिल्ली और आसपास के राज्यों में बेहतर वायु गुणवत्ता सुनिश्चित करने के प्रयास तेज कर दिए हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के 50 दल आज से दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दौरा करेंगे। प्रभावित क्षेत्रों पर विशेष ध्यान केंद्रित करने के साथ ही ये दल समीर ऐप के माध्यम से खुले क्षेत्रों में निर्माण की गतिविधियों से उपजे कचरे के निपटान और औद्योगिक कचरे को जलाने जैसे प्रमुख वायु प्रदूषण की जानकारी देगा। दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में प्रदूषण निवारक चरणबद्ध कार्य योजना आज से लागू हो रही है।
दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में आवश्यक या आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर बिजली के जनरेटर के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने आवश्यक या आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर अगले आदेश तक दिल्ली में डीजल, पेट्रोल या केरोसिन तेल से चलने वाले सभी बिजली जनरेटर सेट के संचालन पर प्रतिबंध लगा दिया है। आवश्यक सेवाओं में स्वास्थ्य सेवाएं, लिफ्ट, रेलवे सेवाएं, दिल्ली मेट्रो, हवाई अड्डे और अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के डेटा सेंटर शामिल हैं। प्रदूषण नियंत्रण समिति ने बिजली कंपनियों को यह निर्देश दिया है कि वो उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करें। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में नामांकन भरने में तेजी देखी जा रही है। इस चरण में 94 सीटें हैं। कल नामांकन दाखिल करने का आखिरी दिन है। कई प्रमुख नेताओं ने कल अपने नामांकन दाखिल किए। पटना के कुम्हरार सीट से भाजपा के वर्तमान विधायक अरुण कुमार सिन्हा ने पर्चे भरे। बागी भाजपा नेता और राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व सदस्य सुषमा साहू ने बांकीपुर सीट से नामांकन दाखिल किया। भाजपा से टिकट नहीं मिलने के बाद श्रीकांत निराला ने मनेर सीट से स्वतंत्र उम्मीदवार के तौर पर नामांकन दाखिल किया। इस दौरान पहले चरण में 16 जिलों के 71 विधानसभा सीटों पर प्रचार अभियान तेज हो गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। कई वर्चुअल रैलियों के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल बांका जिले के अमरपुर से मैदानी चुनावी रैलियों की शुरुआत की। श्री कुमार ने कहा कि उनकी सरकार बनती है तो महिला सशक्तिकरण के लिए और कई कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इंटरमीडिएट पास होने पर बालिकाओं को 25,000 और स्नातक पास होने पर 50,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इधर भाजपा के चुनाव प्रभारी और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मधुबनी में चुनावी रैलियों को संबोधित किया। श्री फडणवीस ने कहा कि बिहार की समस्याओं का समाधान करने में केवल एनडीए ही सक्षम है। इधर महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार और राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि बेरोजगारी राज्य की एक बड़ी समस्या है। श्री यादव ने कहा कि यदि उनकी सरकार बनती है तो 10 लाख अस्थायी नौकरियां दी जाएंगी। वहीं भाकपा माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने आरोप लगाया है कि मौजूदा सरकार लॉकडाउन के कारण बदहाल प्रवासी मजदूरों और किसानों की समस्याओं को दूर नहीं कर पाई है। इधर भाजपा के स्टार प्रचारक और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज औरंगाबाद और रोहतास में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज विश्व हस्त प्रक्षालन दिवस के अवसर पर राज्य के लोगों का आह्वान किया है कि वे नियमित रूप से हाथ धोने का संकल्प लें। उन्होंने कहा कि नियमित अंतराल के बाद हाथ धोते रहने से कोरोना के फैलाव को रोकने में मदद मिलती है। इस अवसर पर राज्य में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। एक रिपोर्ट। आज पूरे प्रदेश में सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हाथ धुलकर कोरोना वायरस से बचने की अहमियत बताई जाएगी। राज्य के सूचना विभाग ने लोगों से आज ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे के मौके पर #हाथ धोना रोके कोरोना का इस्तेमाल करने की अपील की है। लोग ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे के मौके पर इस हैशटैग का इस्तेमाल करते हुए अपने अपने वीडियो और तस्वीरें पोस्ट कर सकते हैं। प्रदेश के अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने लोगों से अपील की है कि वो 10-10 के समूह में वीडियो और तस्वीरें लेकर पोस्ट करें और इस मौके को जन आंदोलन के रूप में तब्दील कर दें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज हैशटैग लॉन्च करने के साथ ही हाथ धुलने के महत्व को लेकर एक अभियान की शुरुआत करेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। भारी वर्षा से तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी से दोनों राज्यों में भारी वर्षा से उत्पन्न स्थिति के बारे में बातचीत की। श्री मोदी ने दोनों राज्यों को केंद्र की ओर से बचाव और राहत कार्य में हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि केंद्र सरकार इस संकट की घड़ी में दोनों राज्यों के लोगों को हर संभव सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध है। तेलंगाना में हैदराबाद सहित अन्य हिस्सों में बारिश से बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। हालांकि हवा के दबाव पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ने से बारिश में कुछ राहत मिली। मौसम विभाग ने बताया कि हैदराबाद और आसपास के क्षेत्रों में पिछले 24 घंटों के दौरान 10 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा हुई। मूसी नदी और हैदराबाद के अन्य प्रमुख जलाशयों में पानी का बहाव लगातार बढ़ रहा है।
इस बीच सेना और आपदा मोचन बल के दल राहत और बचाव कार्यों में राज्य सरकार के साथ लगे हुए हैं। सैकड़ों लोगों को राहत शिविरों में भेजा गया है। कल 6 लोगों की मृत्यु होने के साथ ही पिछले 3 दिनों में वर्षा से जुड़ी घटनाओं में मृतकों की संख्या 18 हो गई है। कल रात में राहत और बचाव कार्य जारी रहा। सेना और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल बृहत्तर हैदराबाद नगर निगम के स्थानीय अधिकारियों के साथ राहत और बचाव कार्यों में लगे रहे। विभिन्न स्थानों पर 20,000 से अधिक मकान पानी में डूबे हुए हैं। सैकड़ों लोगों ने राजधानी में राहत शिविरों में शरण रखी है। कई लोग प्रभावित क्षेत्रों में मकानों की छत पर शरण लिए हुए हैं। लगभग 1.5 लाख लोगों को भोजन उपलब्ध कराया गया है। करीब 30 स्थानों पर चिकित्सा शिविर लगाए गए हैं जो दिन रात काम कर रहे हैं। इस बीच राज्य सरकार ने आज अवकाश की घोषणा की है और लोगों से जरूरी कार्यों के अलावा अपने घरों से बाहर न निकलने को कहा है। मौसम विभाग ने राज्य के कई स्थानों पर अगले 2 दिनों में वर्षा की चेतावनी जारी की है। हैदराबाद से लक्ष्मी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शशि भूषण त्रिपाठी। उधर लगातार हो रही बारिश से आंध्र प्रदेश के 6 जिले पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी में गंभीर चक्रवात की चपेट में आ गए हैं। बाढ़ से लगभग 371 गांव प्रभावित हुए और लगभग 1470 किलोमीटर सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं। भारतीय मौसम विभाग ने आज के लिए तटवर्ती महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों के साथ साथ ठाणे और पालघर जिलों में आंधी तूफान, तेज हवाओं और बारिश संबंधी ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस बीच केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को एक पत्र लिखा है और सुझाव दिया है कि मुंबई में बारिश के पानी का उपयोग नासिक और अहमदनगर जैसे शहरों में सिंचाई और बागवानी के लिए किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रणालीबद्ध योजना से बाढ़, सीवर और ड्रेनेज के अतिरिक्त जल को सूखाग्रस्त इलाकों में भेजने में मदद मिल सकती है। श्री गडकरी ने कहा कि इस योजना से मुंबई में मीठी नदी से संबंधित समस्याओं का भी हल निकाला जा सकता है, जो वर्षों से एक महत्वपूर्ण मुद्दा बना हुआ है। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की 89वीं जयंती आज मनाई जा रही है। फिल्म प्रभाग श्रद्धांजलि के रूप में अपनी वेबसाइट और यूट्यूब चैनल पर पीपल्स प्रेसिडेंट शीर्षक से अंग्रेजी में 52 मिनट का एक वृत्तचित्र प्रसारित करेगा। इसका निर्देशन पंकज व्यास ने किया है और इसमें भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान कार्यक्रम की सफलता में डॉक्टर कलाम की महत्वपूर्ण भूमिका सहित उनके जीवन और कार्यों को दिखाया गया है। भारत ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण कार्य एजेंसी को $10 लाख का योगदान किया है। इस राशि से शिक्षा, स्वास्थ्य, राहत और सामाजिक कार्यों सहित एजेंसी के कई कार्यक्रमों और सेवाओं को जारी रखने में मदद मिलेगी। रमल्ला में भारतीय प्रतिनिधि कार्यालय ने बताया कि फिलिस्तीनियों के लिए भारत की सहायता उसकी विदेश नीति का अटूट हिस्सा है। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव का प्रचार अंतिम दौर में पहुंच चुका है और दोनों उम्मीदवारों ने अपने अपने अभियान तेज कर दिए हैं। उधर प्रारंभिक मतदान भी रिकॉर्ड संख्या में हुआ है। फ्लोरिडा विश्वविद्यालय में अमेरिकी चुनाव कार्यक्रम के अनुसार शुरुआती दौर में अब तक लगभग 1 करोड़ 20 लाख मत डाले जा चुके हैं, जिनमें 16 लाख से अधिक मत फ्लोरिडा के हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पेनिसिल्वेनिया में एक रैली में अपने प्रतिद्वंदी डेमोक्रेटिक पार्टी के जो बाइडेन की पर्यावरण और ऊर्जा संबंधी नीतियों की आलोचना की, जबकि फ्लोरिडा में जो बाइडेन ने ट्रंप पर कोरोना वायरस महामारी से ठीक से न निपटने का आरोप लगाया। आईपीएल क्रिकेट में आज शारजाह में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला किंग्स 11 पंजाब से होगा। कल रात दुबई में खेले गए मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 13 रन से हराकर आईपीएल अंक तालिका में शीर्ष स्थान बना लिया है। दिल्ली कैपिटल्स ने निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 161 रन बनाए। जवाब में राजस्थान रॉयल्स की टीम 8 विकेट खोकर 148 रन ही बना सके। और अब एक नजर आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सुबह में धुंध छाई रही। न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। मुंबई में भारी बारिश की संभावना है। न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ और अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। चेन्नई में भी हल्की वर्षा होने की संभावना है। तापमान 25 और 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। कोलकाता में 1 या 2 स्थानों पर गरज के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान है। न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में जम्मू में न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जबकि अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। उधर लद्दाख में आसमान साफ रहेगा। गिलगित और मुजफ्फराबाद में आसमान साफ रहेगा। गिलगित में तापमान 8 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। मुजफ्फराबाद में न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। समाचार कक्ष से धर्मेंद्र।
उत्तर प्रदेश में सिनेमा हॉल आज दोबारा खोले जाने से पहले राज्य सरकार ने मल्टीप्लेक्स और सिनेमा हॉलों की 6 महीने की लाइसेंस फीस की छूट की घोषणा की है। ये छूट इस वर्ष 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक मिलेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले 6 महीनों से बंद उद्योगों को सहायता देने के लिए ये फैसला किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi पर भी उपलब्ध हैं। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना। धन्यवाद विमलेंदु। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बारिश का कहर अखबारों की अहम सुर्खी है। दैनिक भास्कर का शीर्षक है, हैदराबाद में 117 साल बाद अक्टूबर में रिकॉर्ड बारिश। विदा होते मानसून से हैदराबाद में 22 सेंटीमीटर वर्षा, कार्य बहीं। तेलंगाना में आज भी छुट्टी। लोन मॉरेटोरियम के मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय की टिप्पणी अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। अमर उजाला लिखता है, सुप्रीम कोर्ट ने 2 करोड़ रुपए तक के कर्ज पर ब्याज माफ करने का फैसला लागू करने में देरी पर आपत्ति जताई। राष्ट्रीय सहारा का शीर्षक है, सर्दियों में कोरोना से लड़ने की तैयारी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुरू की 1 लाख टन ऑक्सीजन के आयात की प्रक्रिया। पंजाब केसरी का कहना है, कोरोना को हराने में विश्व में सबसे आगे भारत। 63 लाख से ज्यादा मरीज हुए स्वस्थ और रिकवरी रेट भी सबसे बेहतर। फ्लैट हो रहा वायरस। उधर दैनिक जागरण की सुर्खी है, कोरोना से बचाव के उपाय नहीं माने तो रेलवे भेज देगा जेल। रेलगाड़ियों में भीड़ बढ़ने की संभावना के बीच रेलवे सुरक्षा बल ने जारी किए दिशा निर्देश। एक पंथ 2 काज शीर्षक से जनसत्ता लिखता है, 5 महीने में दोगुनी हुई साइकिलों की बिक्री। सुरक्षित दूरी और सेहत के लिए लोगों में बढ़ी सजगता। कोरोना संकट पर हिंदुस्तान का कहना है, डर के कारण कुछ देशों ने शुरू की खाद्यान्न की जमाखोरी। चीन, पाकिस्तान और ताइवान समेत अनेक देशों ने कई गुना भंडारण किया। खाद्य वस्तुओं की थोक महंगाई पर जनसत्ता की सुर्खी है, थोक मुद्रास्फीति 7 महीने में सबसे ज्यादा। खाद्य वस्तुएं विशेषकर सब्जियों की कीमत में तेजी के कारण हुई वृद्धि। उधर राजस्थान पत्रिका का कहना है, लोगों को रास आई क्रेडिट कार्ड से खरीदारी। ग्रोथ भी बढ़ी, कोरोना काल में जमकर खर्च, हर महीने खर्च में होता रहा इजाफा। नवभारत टाइम्स लिखता है, लोगों को सस्ते किराए पर मिल सकते हैं मकान। केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने कल 2 मॉडल जारी किए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्कूली शिक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए स्टार्स परियोजना को मंजूरी दी। देश में कोरोना से स्वस्थ होने की दर 87% से अधिक। सिनेमा हॉल, थिएटर और मल्टीप्लेक्स आज से आधी क्षमता के साथ खुलेंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जम्मू कश्मीर और लद्दाख में जोजिला सुरंग के निर्माण का शुभारंभ करेंगे। दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में प्रदूषण नियंत्रण के लिए चरणबद्ध कार्य योजना आज से लागू। केंद्र वर्षा प्रभावित तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को हर संभव सहायता उपलब्ध कराएगा। और आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और किंग्स 11 पंजाब के बीच मुकाबला आज। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।